नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल द कंसेप्ट कोच 5.0 पर आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग साइटोलॉजी पढ़ रहे हैं, पिछले लेक्चर में कुछ चीज़ें कवर कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे सेल डिवीज़न या फिर सेल साइकिल क्या होता है और इनके जो फेजेस हैं, कितने फेजेस हैं और इन्हें हम कैसे ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसा कि सेल डिवीज़न जो है या फिर सेल साइकिल, ये दोनों नाम क्या होते हैं, एक ही प्रक्रिया के दो पहलू हैं, जिसमें हम एक जो मदर सेल होती है वो दो भागों में डिवाइड होकर या फिर मदर सेल डिवाइड होकर दो डॉटर सेल का निर्माण करती है। इस पूरे प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, सेल साइकिल या फिर सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न में हमने जाना कि सेल डिवीज़न क्या होता है, किसे कहते हैं और सेल डिवीज़न के कितने प्रकार होते हैं। सेल्स दो टाइप से डिवाइड होती हैं, एक होता है माइटोसिस और दूसरा होता है मियोसिस। माइटोसिस को हिंदी में हम समसूत्री और मियोसिस को अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। समसूत्री विभाजन में क्या होता है, जब सेल जो है डिवाइड होती है मदर सेल, तो उनके जो दो डॉटर सेल बनते हैं, उनमें मदर सेल में जितने क्रोमोसोम की मात्रा होती है, जैसा हम ह्यूमन सेल का ले लेते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं ह्यूमन सेल में, तो उसमें क्या होता है, जो डॉटर सेल बनते हैं समसूत्री विभाजन द्वारा, तो डॉटर सेल में भी 46 ही क्रोमोसोम पाए जाएंगे, 46 क्रोमोसोम सेम रहेंगे मदर सेल के क्रोमोसोम के समान। दूसरा जो प्रकार है मियोसिस में क्या होता है कि उसमें जो मदर सेल है वो डिवाइड होकर 4 हैप्लॉइड सेल बनाती है। मियोसिस में दो स्टेज, मियोसिस को दो भागों में, जैसे कि मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड में डिवाइड किया गया, तो मियोसिस फर्स्ट और सेकेंड करके उसमें एक सेल से 4 हैप्लॉइड सेल का निर्माण होता है और उसमें क्या है, जो क्रोमोसोम की मात्रा होती है वो हाफ हो जाती है, इसलिए उसे अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। फिर ये विभाजन होता कैसे, सेल साइकिल जो है वो विभाजन की प्रक्रिया में कितने स्टेज आते हैं, कौन कौन से फेजेज आते हैं और उसमें क्या होता है, सेल क्या करती है, तो ये डिस्कस करेंगे। जैसा कि यहाँ पे सेल साइकिल को हम दो फेज में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि हम एक अपने लाइफ के माध्यम से इसको थोड़ा सा समझ सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, कि इसको हम कैसे समझेंगे। पहला, जैसे एक सेल साइकिल है, एज स्टूडेंट ले लीजिए कि सेल साइकिल एक स्टूडेंट है और वो किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, उसको एग्ज़ाम देना है, तो पहले क्या करता है, वो डायरेक्ट जाके एग्ज़ाम तो नहीं देने लगता है, वो पहले क्या करता है, तैयार होता है उस एग्ज़ाम के लिए, तैयारी करता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे है, तैयारी करेगा, फिर उसके बाद वो क्या करेगा, एग्ज़ाम देने जाएगा। तो तैयारी में क्या होता है, टाइम ज़्यादा लगता है और एग्ज़ाम का एक छोटा सा टाइम लगता है उसमें, जितने भी ड्यूरेशन है। इसी तरह से हम ये सेल साइकिल को एज ए स्टूडेंट समझ रहे हैं कि ये जो इंटरफेस है सेल साइकिल में, इंटरफेस है, ये एक स्टूडेंट की तैयारी है या फिर सेल साइकिल की तैयारी वाली फेज है। और ये जो माइटोसिस फेज, यहाँ पे मैं माइटोसिस को पहले आपको ये यहाँ पे बता रही हूँ कि माइटोसिस जो डिवीज़न है वो वाली फेज, उसमें कौन कौन से फेज आते हैं, वो कैसे डिवाइड होता है, समसूत्री विभाजन। और ये जो समसूत्री विभाजन होता है वो ह्यूमन सेल में, जैसे कि सोमैटिक सेल होती हैं, वो सारी सेल्स समसूत्री विभाजन करती है, केवल एक को छोड़कर। एक एक्सेप्शन है ह्यूमन में, वो कौन सा है, जो जर्म सेल होती हैं, जनन कोशिकाएं होती हैं, जैसे ये हो गया, और स्पर्म जो अंडाणु एवं शुक्राणु को जो बनाने वाली कोशिकाएं हैं वो क्या होती हैं, जर्म सेल होती हैं, जनन कोशिकाएं होती हैं। जनन कोशिकाएं ही ऐसी हैं जो क्या करती हैं, मियोसिस करती हैं ह्यूमन के केस में।
उसमें इंटरफेज क्या है, तैयारी है सेल साइकिल की, और माइटोसिस फेज जो है वो डिवीजन, जैसे कि ये तैयार हो गया सेल, बस यहाँ पे जाके सिर्फ और सिर्फ डिवाइड करना है उसे। इंटरफेज एंड माइटोसिस फेज पर है। इंटरफेज में हम एज ए स्टूडेंट बात कर रहे हैं तो हम कैसे इसको याद करेंगे, जैसे कि G1 हो गया, S हो गया, G2 फेज हो गया। G1 में हम जैसे कि गो, स्टडी, वो इसको कैसे याद रखेंगे, क्योंकि जब कोई बच्चा तैयारी करता है एग्जाम के लिए तो उसको क्या बार बार बोलते हैं, गो स्टडी अगेन गो, मतलब गो स्टडी गो, उसको बोला जाता है पढ़ो जाओ, पढ़ो जाओ, पढ़ो अगेन पढ़ो, ठीक। तो इसी तरह ये हम G1, S और G2 फेज को याद रखेंगे, गो स्टडी गो। कोई भी स्टूडेंट जब एग्जाम की तैयारी करता है तो उसे बार बार बोला जाता है कि पढ़ाई करो, गो स्टडी गो, अगेन गो बोलेंगे, बार बार बोलेंगे कि जाओ, ठीक। तो इस तरीके से G1 में क्या होता है, सेल जो है वो फर्दर ग्रो कर रही होती है, और G1 में वो ये ट्रिक है, इसको ट्रिक के माध्यम से हम लोग समझ रहे हैं। तो ये क्या है, गो स्टडी गो। G1 में क्या होता है, सेल क्या कर रही होती है, ग्रो कर रही होती है साइज में। और एस फेज में क्या होता है, एस फेज में सेल में जो डीएनए होता है, डीएनए रेप्लिकेट होता है, और उसमें कुछ प्रोटीन, इसमें सेंट्रियोल भी, एस फेज में क्या होता है, सेंट्रियोल, जो कि एनिमल सेल में जो क्रोमोसोम होते हैं उसको स्प्लिट करने का काम कौन करता है, उन्हें अलग कराने का काम कौन करता है, सेंट्रियोल करता है। सेंट्रियोल जो है वो, सेंट्रियोल और डीएनए का रेप्लिकेशन किस में होता है, एस फेज में होता है। ये जो G2 फेज है, G2 फेज में कुछ प्रोटीन सिंथेसाइज होंगे, और इसमें जो ऑर्गेनेल्स होंगी वो भी ग्रो कर रही होंगी G2 फेज में। तो इतनी बात समझ में आ गई, और फिर आगे हम लोग देखेंगे कि ये जैसे कि G1, कोई बहुत सारी सेल्स ऐसी होती हैं, कुछ सेल्स मतलब सभी सेल्स तो डिवाइड करती हैं, लेकिन कुछ सेल ऐसी होती हैं जो कि डिवाइड उन्हें नहीं करना होता है, वो कहाँ क्या करती हैं, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है, साइटोकाइनेसिस के बाद वो जैसे G1 में है, तो G1 से वो क्या करेंगे, G2 में नहीं जाएंगे, जिस सेल्स को डिवाइड नहीं करना है, तो वो क्या करती हैं, एग्जिट हो जाती हैं, बाहर चली जाती हैं, किस फेज में जाएंगी, G0 फेज में। क्वासेंट फेज होता है, ये मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है लेकिन डिवाइड नहीं करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हार्ट सेल है, ह्यूमन का जो हार्ट सेल होता है, हार्ट मसल सेल, उसमें डिवीजन नहीं होता है। यह है कि अगर उससे ज़रूरत पड़ेगी तो वो में वो क्षमता होती है कि कर सकते हैं, लेकिन उसको वहाँ पे आवश्यकता के अनुसार वहाँ पे डिवीज़न करने की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए वो G0 फेज में चली जाती है। और नर्व सेल है, नर्व सेल भी क्या करती है, सेल डिवीज़न नहीं करती है। और माइटोसिस, यहाँ पे कुछ फेज होते हैं, जैसे कि यहाँ पे सेल ग्रो कर रही है, G1 फेज में ग्रो कर रही है, G1 में पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी, तभी ये किस फेज में जाएगी, एस फेज में जाएगी। और एस फेज से जब एस फेज में सेल जो क्रोमोसोम होंगे वो क्रोमोसोम में यहाँ पे मात्रा में ये नहीं होता है, जैसे कि 46 क्रोमोसोम हैं तो वो 46 गुना 92 नहीं होंगे, वो मात्रा में नहीं बढ़ते हैं, बल्कि वो अमाउंट में, जैसे कोई चीज़ 1 kg की, उसको अमाउंट को क्या कैसे हम लोग डीएनए के अमाउंट को किससे लिखते हैं, कैसे, जैसे कि डीएनए है तो उसको 2C से, जैसे 46 क्रोमोसोम है तो उसको हम कैसे मापेंगे कि ये 2C है, ठीक, क्रोमोसोम है। और ये डबल जब हो जाएगी, जैसे कि यहाँ एस फेज में ये डबल हो जाती है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 4C से लिखेंगे। फिर यहाँ पे डबल का मतलब ये नहीं कि ये 92 हो गया, यहाँ पे 92 नहीं है, ये मात्रा वही है जो कि सिस्टर क्रोमेटिड्स बन जाते हैं। सिस्टर क्रोमेटिड्स दोनों क्या एक ही सेंट्रोमियर से जुड़े होते हैं, इसलिए वो क्या एक ही संख्या में एक क्रोमोसोम माना जाएगा। और हम
जब यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेट हो जाएगा, सेंट्रोसोम रेप्लिकेट हो जाएंगे, तभी ये क्या करेगा, इस स्टेज से G2 फेज में जाएगा। और माइटोसिस फेज में क्या होता है, फिर G2 फेज से कहाँ पे जाएगा, M फेज में, माइटोसिस फेज में। ये जो तैयारी ह्यूमन सेल की अगर बात करें तो ये सेल जो डिवाइड करती है 24 घंटे लगते हैं उसको डिवाइड करने में, तो जो 23 घंटे का टाइम होता है पूरा इंटरफेस में लगता है, बाकी के 1 घंटे में सेल क्या है, डिवाइड होती है। और यहाँ पी मैट से, जैसे कि हम स्टूडेंट के लिए बात कर रहे हैं, तो पी मैट को आप कैसे याद रख सकते हैं, या तो सीधे पी मैट प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज या टीलोफेज, या फिर आप स्टूडेंट के लिए कुछ मान लीजिए वो पढ़ रहा है, उसे पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, तो उसके लिए कुछ बनाएंगे, जैसे प्लीज मेक अ टोस्ट। मान लीजिए आपको उसको टोस्ट खिलाना है, तो आप उसे तैयार कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि प्लीज मेक अ टोस्ट, उसे देने के लिए आप तैयार कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं, टोस्ट। फिर तो इसको आप ऐसे प्लीज मेक अ टोस्ट याद कर सकते हैं, या फिर पी मैट से सीधे याद रख सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे। लेकिन हम लोग क्या होता है कि सीक्वेंस भूल जाते हैं, क्योंकि इसमें पहले प्रोफेस होगा, फिर उसके बाद स्टेज एम फेज आएगा, फिर एनाफेज, टीलोफेज, सीक्वेंस में रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम पहले मेटाफेज लिखे, फिर एनाफेज लिखे, टीलोफेज, फिर बाद में प्रोफेस। प्रोफेस में क्या होता है कि ये जो क्रोमोसोम होते हैं क्रोमेटिन के फॉर्म में, ऐसे ही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में पड़े होते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक सेल है और ये क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में क्रोमेटिन ऐसे ही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में ऐसे से पाए जाते हैं। प्रोफेस में क्या होता है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एक कंडेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं, और कंडेंस होके क्या बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसा कि यहाँ पे हम देख सकते हैं इस फॉर्म में। इसी को हम क्या कहते हैं, ऐसा जब क्रोमेटिन जब इस टाइप का स्ट्रक्चर बना लेता है, तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम नाम देते हैं। तो प्रोफेज में क्या होता है, ये क्रोमेटिन जो होते हैं वो कंडेंस होना स्टार्ट कर देते हैं, और धीरे धीरे करके क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम बनाते हैं। और हम लोग कहेंगे कि ये क्या एक्चुअली में किस टाइप का क्रोमोसोम होता है, जब क्रोमोसोम यहाँ पे चूँकि यस फेज में ये रेप्लिकेट हो चुके हैं और इनका अमाउंट डबल हो चुका है, और 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स किससे जुड़े हुए हैं, एक सेंट्रोमियर से, इसलिए इसे हम संख्या में क्या बोलेंगे, एक क्रोमोसोम है। फिर मेटाफेज में क्या होता है कि ये जो क्रोमेटिड्स, ये जो क्रोमोसोम होते हैं वो सेल में, जैसे सेल है, ये मान लीजिए सेल है, तो इसमें क्या करेंगे, बीच में जाके, यहाँ ह्यूमन सेल की बात हो रही है, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ 46 क्रोमोसोम हैं, तो 46 क्रोमोसोम क्या करेंगे मेटाफेज में, यहाँ पे यूं मध्य में आके यहाँ पे सीक्वेंस में लग जाएंगे। और ये क्या करते हैं, प्रोफेज में ही एक इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है। प्रोफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम कंडेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं, और ये जो स्ट्रक्चर बना है इसको हम एस्टर कहते हैं। ये सेंट्रीओल से जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो निकलना स्टार्ट कर देते हैं, और ये क्या करते हैं, यहाँ पे मान लीजिए कोई सेंट्रोसोम बना है, और ये धीरे धीरे प्रोफेज में ही क्या किधर जाना, पोलर की ओर जाना स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ पे जाने के बाद ये क्या करते हैं, इस टाइप से इनमें माइक्रोट्यूब्यूल्स निकल रहा है, और माइक्रोट्यूब्यूल्स के थ्रू यहाँ पे क्या बनता है, ये जो सेंट्रोमियर है, ये बीच में सेंट्रोमियर यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या करते हैं, एक यहाँ पे टच होने के लिए, इससे जुड़ने के लिए एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिन्हें हम काइनेटोकोर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, यहाँ पे जो सेंट्रोमियर के ऊपर कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, इन्हें क्या कहते हैं, काइनेटोकोर करते हैं। और ये स्पिंडल फाइबर, ये जो है स्पिंडल फाइबर किससे जुड़ते हैं, काइनेटोकोर से जुड़ जाते हैं, और इसका नाम है एस्टर। इसको याद रखेंगे, अगर
क्वेश्चन पूछता है कि सेल साइकिल में एस्टर का निर्माण कहाँ पे होता है, तो आप बताएंगे प्रोफेज में होता है। और इसे क्या कहते हैं, मेटाफेजिक प्लेट। ठीक, मेटाफेजिक प्लेट पे क्या करेंगे, ये आके लेट जाते हैं। तो मेटाफेजिक प्लेट, अब मेटा से याद रख सकते हैं कि मेटाफेज में क्या होता है, जो क्रोमोसोम होते हैं मेटाफेजिक प्लेट पर आकर, यहाँ पे भी क्रोमोसोम की मात्रा क्या है, 46 ही है। आगे क्या करेंगे, ये जो काइनेटोकोर के थ्रू स्पिंडल फाइबर जुड़े हुए हैं, एनाफेज में क्या होगा कि ये जो होंगे ये धीरे धीरे शॉर्ट होना स्टार्ट कर देते हैं। ये जो स्पिंडल फाइबर यहाँ से अटैच हुए हैं, ये क्या करेंगे, धीरे धीरे शॉर्ट होना स्टार्ट कर देंगे। और शॉर्ट होंगे तो ये क्या होगा, इधर से ये जो सिस्टर क्रोमेटिड्स लगे हुए थे एक दूसरे, एक सेंट्रोमियर से, ये अलग हो जाएगा और ये इधर वाला ये अलग होके अपोजिट पोल की तरफ जाना स्टार्ट कर देते हैं। अपोजिट पोल यहाँ पे आप इस तरीके से देख सकते हैं कि ये कहाँ पे हो रहा है, ये मेटाफेज का, मेटाफेज की कंडीशन है यहाँ पे एनाफेज। एनाफेज में एक चीज और होती है कि यहाँ पे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं या फिर इधर जितने भी ऑर्गेनेल्स होती हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी बॉडी, जितने भी ऑर्गेनेल्स होती हैं सारे क्या होती हैं, डिसअपियर होना स्टार्ट कर देती हैं। किसमें होती हैं, प्रोफेज में। प्रोफेज में 3 चीजें होती हैं कि पहले तो क्रोमोसोम कंडेंस होना स्टार्ट होते हैं, दूसरी चीज ये जो ऑर्गेनेल्स हैं या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपियर होना स्टार्ट कर देता है, ऐसे इस तरीके से टूटना स्टार्ट, डिसअपियर होना स्टार्ट करता है। और चीजें फिर ये जो मेटाफेज है, मेटाफेज में क्या होता है, जो क्रोमोसोम होते हैं वो मेटाफेजिक प्लेट पे आके अरेंज हो जाते हैं, और जहाँ पे अरेंज होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मेटाफेजिक प्लेट कहते हैं। और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनता है मेटाफेज का। ये क्वेश्चन देगा कि सेल साइकिल में जो है, सेल साइकिल में एस्टर का निर्माण कहाँ पे होता है, वो कहाँ पे होता है, ये भी एनाफेज का ही पॉइंट है। एनाफेज के अंदर ही क्या होगा, एस्टर का निर्माण होगा। एस्टर अपोजिट पोल की ओर जाने लगते हैं और यहाँ किससे अटैच हो जाते हैं, क्रोमोसोम से अटैच हो जाएंगे। और एनाफेज आते आते एनाफेज में क्या होगा कि ये स्प्लिट हो जाएंगे। ये जो लगे हुए हैं, मैंने एक क्रोमोसोम से 2 क्रोमेटिड, सिस्टर क्रोमेटिड्स अटैच कराए हैं, ये क्या होता है कि इसे कहेंगे सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो सिस्टर क्रोमेटिड्स इसमें क्या होंगे, स्प्लिट, अलग अलग होना स्टार्ट करेंगे और अपना क्या है, खुद का सेंट्रोमियर दोनों के पास होगा। एनाफेज में जाते जाते, जैसे कि एनाफेज है, ये सेल है, एनाफेज में क्या होंगे, ये इधर चले जाएंगे, यहाँ भी 46, यहाँ पे अब क्या हो गया, अलग अलग हो गए। तो ये ठीक, ये स्पिंडल फाइबर के थ्रू ये अलग अलग हो गए। तो इसमें जो संख्या होगी क्रोमोसोम की कितनी हो जाएगी, क्योंकि इनके खुद के यहाँ पे सेंट्रोमियर हो जाते हैं, ये अलग अलग क्रोमोसोम हो गए। तो यहाँ पे 9 क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाएगी, 92 हो जाएगी। फिर टीलोफेज में क्या होता है, अलग अलग न्यूक्लियस बन जाएगा और इस न्यूक्लियस में अपना अपना 46 क्रोमोसोम पाया जाएगा, 46। ये एनाफेज का है, ये टीलोफेज। और टीलोफेज में जस्ट अपोजिट इसका जो है एनाफेज में जो हुआ है उसका जस्ट अपोजिट टीलोफेज में होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब कि रीअपियर, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो रीअपियर होना स्टार्ट हो जाएंगी, और जितने भी सेल ऑर्गेनिज्म डिसअपियर हुए थे वो रीअपियर होने दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। और तभी तो ये जब साइटोकाइनेसिस होगा, इसमें साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, तो सभी में ऑर्गेनेल्स, क्योंकि ये अलग अलग सेल बन जाएंगे। साइटोप्लाज्म जैसे ही डिवाइड हुआ, अभी न्यूक्लियस डिवाइड हुआ है, न्यूक्लियस डिवाइड के बाद जैसे कैरियोकाइनेसिस क्या होता है, इसमें न्यूक्लियस का डिवीजन होता है।
और साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म डिवीजन होता है, और साइटोप्लाज्म जैसे ही डिवाइड करेगा दो डॉटर सेल का निर्माण हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे अब हम मान लीजिए साइटोकाइनेसिस करते हैं तो यहाँ पे एक सेल अपना अलग सेल, इसमें सभी ऑर्गेनेल्स होंगी, न्यूक्लियस होगा, ये डॉटर सेल है। और डॉटर सेल इसमें क्या है, साइटोकाइनेसिस जो है वो प्लांट सेल में अलग तरीके से होता है और एनिमल सेल में अलग तरीके से होता है। थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे कि प्लांट सेल में कैसे होता है। प्लांट सेल, एनिमल सेल। प्लांट सेल में क्या होता है, जैसे एक सेल है, इसका न्यूक्लियस ये है, ये क्या करेगा, बीच से ये जो सेंटर है, सेंटर से पेरीफेरी की ओर जाता है, पेरीफेरी की तरफ सेंटर से बाहर की ओर ऐसे जाएगा और इसके मेम्ब्रेन को ऐसे टच करेगा। और किससे ये जो लाइन बनती है ये किससे बनती है, गोल्गी बॉडी से जो वेसिकल्स निकलते हैं, वेसिकल्स जुड़ जुड़ के क्या बनाते हैं, एक प्लेट बना लेते हैं। और इसे इस प्लेट को क्या कहते हैं, और ये एक अलग अलग सेल बन जाएंगी, ऐसे इस टाइप से अलग अलग सेल बनी और बीच में ये मेटाफेज, इसको मिडिल लेमिला नाम देते हैं। ये वाला जो प्लेट बनता है, सेल प्लेट बनता है, इसको सेल प्लेट को ही क्या नाम देते हैं, मिडिल लेमिला, मिडिल लेमिला। ठीक। एनिमल सेल में क्या होता है, जैसे कि एक एनिमल सेल है सपोज दैट, तो इसमें इस न्यूक्लियस है, इसके अंदर ये क्या करेगा आगे जाके इस टाइप से सेल फरो बनाता है, सेल फरो, सेल फरो का निर्माण करेगा। इसका क्या होता है कि ये मेम्ब्रेन जो होती है वो कंस्ट्रक्ट होके कहाँ, यहाँ पे बीच में आके मिल जाती है और ये आगे जाके क्या हो जाते हैं, ये दो सेल का निर्माण, दो डॉटर सेल का निर्माण हो जाएगा। ठीक। और इसको क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल, सेंटर से बाहर की ओर जा रहा है तो इसे सेंट्रीफ्यूगल कहेंगे। और ये जो है पेरीफेरी टू सेंटर की ओर आके डिवाइड कर रहा है, इसलिए इसको कहते हैं सेंट्रीपिटल। तो ये क्वेश्चन आ सकता है प्लांट सेल में किस तरीके से साइटोकाइनेसिस होता है, सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल, तो आप बताएंगे सेंट्रीफ्यूगल। और एनिमल सेल में किस टाइप से साइटोकाइनेसिस होता है, सेंट्रीपिटल या फिर सेंट्रीफ्यूगल, तो आप बताएंगे सेंट्रीपिटल टाइप से होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, ये आपका हो गया माइटोसिस, जो सेल डिवीजन होता है उस प्रकार का हमने पढ़ा है। तो ये जो याद रख सकते हैं, गो स्टडी गो, स्टूडेंट की तरह की स्टूडेंट की तैयारी हो रही है, फिर आगे जाके हम माइटोसिस फेज में क्या करते हैं, एग्जाम देते हैं, हो गया सेल डिवीजन फॉर एग्जाम्पल।